अच्छा वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम न्यूज़ की खुसूसी बजट नशरियात और बजट आज हुकूमत ने पेश कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने इस पर मुख्तलिफ जो है आरा सामने आ रही हैं। जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं उनकी तरफ से तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है बजट के हवाले से। उन्होंने तो मुस्तरद किया बजट को। ओवरऑल इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। उनको जो एक्सपोर्टर्स को इसमें जो रिलीफ इससे पहले मिल रहा था वो अब उनसे वापस ले लिया गया है। जो नॉन टैक्स फाइलर्स हैं उनके वाले से बड़ी सख्त मैयत जो हैं बजट के अंदर नज़र आ रही हैं। इस वाले से ट्रांसमिशन में आगे चलकर मज़ीद बात भी करेंगे। जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे मोना के नॉन फाइलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सख्त मैयत जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉन फाइलर्स के लिए आप जितना मर्जी आप उनको करें, आप उनके ऊपर उनको टफ टाइम दें, द प्रॉब्लम बिकम्स कि जब आप फाइलर को साथ में कोई रिलीफ नहीं देते। मतलब फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क होना चाहिए। इसीलिए आपको पता है एमनेस्टी जब भी दी जाती है तो वो जद में आती है तनकीद की कि सारे लोग ये गिला करते हैं कि हमने टैक्स दिया और दयानतदारी से अपना टैक्स भरा, हमें क्या फ़ायदा हुआ, आपने बगैर पूछगछ किए आपने एक बड़ा सा चंक आपने ले लिया और उसके बदले आपने कहा कि जी ये कौमी ख़जाने में ये वाला ये डॉक्यूमेंट हो गया है और ये इतना आ गया है हमारे पास। लेकिन ये कि उनके उसके बदले में जो उनको एग्जेम्पशन मिला, फाइलर को अगर आप रिलीफ ना दें और सिर्फ अगर आप नॉन फाइलर को अकेले रेप्रिमांड करे जाएं तो मेरा ख्याल है वो इफेक्टिव नहीं है। राना एहसान साहब ब्रेक के दौरान बता के गए और लेकिन टाइम नहीं मिला कि उनसे ये वाली बात की जाती कि 1 लाख तक की जो सैलरी पे 1250 रुपए टैक्स था अब वो बढ़ा के 2500 कर दिया है। अगर आप इसको वो कहते हैं, अगर आप उनको वो मतलब ही वाज सेइंग इट इन अ लाइट मैनर, लेकिन वो कह रहे थे आप इसको रियल टर्म्स में देखें तो सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है, लेकिन ये डबल का फर्क है, आपने डबल टैक्स बढ़ा दिया है। इसी तरह से दीगर स्लैब्स पे भी यही वाली सूरत हाल है। तो अगर आप ये तो सारे वो लोग हैं जिनका फाइलर स्टेटस के ऊपर आप ये टैक्स बढ़ा रहे हैं। सब अच्छा वाली बता रही थी कि सब अच्छा है, लेकिन जब से एफबीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, जब वो डिटेल्स आएंगी ना, फिर पता लगेगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी टेलिंग समर के उसमें जब जो कॉमर्स की जितनी वो है, आई मीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप ये जमा कैसे करेंगे। अगर अभी ये वाली बात हो रही है कि ये ऑप्टिमिस्टिक रखना चाहिए बजट और अच्छी बात है, ऊंचे ऊंचे अपने लिए वो रखें, प्लान्स रखें, लेकिन अगर आपने वो उन्हीं लोगों को तोड़ मडोड़ के और उनकी गर्दन दबा के आपने टैक्स निकालना है जो ऑलरेडी स्क्वीज्ड हैं, तो देयर इज नो पॉइंट। आपने टैक्स का हदफ भी 9,500 अरब से बढ़ाकर आपने 12,900 अरब आपने कर दिया, तकरीबन 3,500 अरब आपने इसमें इजाफा किया हदफ के अंदर। तो मेन कंसर्न बीइंग अ टैक्स पेयर मेरे लिए तो यही है कि जो टैक्स पेयर्स हैं ऑलरेडी उन्हीं के ऊपर मजीद बोझ ना डाल दिया जाए। क्योंकि हम ये सुनते हैं बड़ी मैयर्स ली जा रही है जनाब टैक्स नेट को ब्रॉडन करने के लिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बढ़ाने के लिए, लेकिन होता ही है इन दी एंड जाके कि जो टैक्स पेयर होता है ना उसी की गर्दन पे दोबारा। और अभी 45% कहते हैं कि नॉन सैलरीड क्लास के ऊपर इन्होंने ये इजाफी टैक्स लगाएंगे। क्या होगा, इनका एक डेलीगेशन जाएगा जो कि आपको पता है बहुत एक असर रसूख रखने वाला डेलीगेशन, फिर इसमें रद्दोबदल करवा के आ जाएंगे। अगर ये चीज़ हस्बे आदत और हमेशा की तरह रूटीन मैटर में हुई। जी डॉक्टर मारिया कुछ ऐड करना चाह रही हैं? खबर बड़ी अभी जब ब्रेक मैं मोना की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ब्रेक से पहले जब हम बात कर रहे थे और हमारे साथ रज़ा हारून साहब मौजूद थे तो मैंने उनसे इसलिए जोड़िया बाज़ार का पूछा था बिकॉज मोना भी कराची से, मोना को भी पता होगा और यकीनन आप भी जानते होंगे, वो पूरे मुल्क का जो है वहाँ से सारा आप होलसेल मार्केट उसको कह लें और जितनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जो है वो वहाँ पे चलती है और सबकी जो पुष्टपनाही है पूरे सिस्टम की पुष्टपनाही से चलती है, उसको अगर आप नहीं रोक पा रहे, मतलब ये एक मेरा ख्याल है ये यहाँ पे सब जानते हैं कि रात को 10-10, 11-11 बजे तक बैंक्स खुले रहते हैं। ये कौन सी है इनकी जो बैंक्स की ब्रांचेज है, हमारी बैंक्स की ब्रांचेज है वहाँ पे खुली रहती है, वहाँ पे सारा पर्ची पे सिस्टम चलता है। मोना जो बात कह रही है 100% ठीक कह रही है। एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल डेलीगेशन जाएगा और वहाँ से जाके हमारे साथ एक बैंकर भी हैं, हमारे मैशत है तालिब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है बजट के बारे से, पर्टिकुलरली ये जो टैक्स मेयर्स की बात गवर्नमेंट कर रही है। तालिब रिजवी साहब, ओवरऑल कैसे देखते हैं बजट को और जो टैक्स मेयर्स की बात हम गवर्नमेंट की तरफ से सुन रहे हैं कि टैक्स का हदफ तो बढ़ा दिया गया, लेकिन कहीं ये ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर तो मजीद बोझ नहीं आएगा? Thank you very much, Samir Saab, for taking me on the show. Assalamu alaikum to everyone. देखिए, at this point in time we all have to understand, हम सबको ये बात समझना है कि मुल्क एक स्पेशल एनवायरनमेंट के अंदर हम इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे रेवेन्यूज ना होने के बराबर हैं और हमारे अखराजात रेवेन्यू से बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ के ऊपर हमें ऐसे मेजर्स लेने हैं जो किसी हद तक तमाम सोसाइटी के ऊपर बर्डन फील होगा और होना भी चाहिए, बिकॉज इसमें कलेक्टिवली ही निकल सकते हैं हम। लेकिन जो मेरा इस बजट के ऊपर एतराज है वो दो है। देखिए, जहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे फिस्कल स्पेस के अंदर आपको
बहुत सी चीजें आपको करने की जरूरत है, वहां पे आप उस टैक्स रिजीम को नहीं छेड़ सकते जहां पे ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा टैक्स दे रहे हों और बड़ी ऑनेस्टी के साथ दे रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा सैलरी क्लास की, जो तनख्वाहदार तबका है। ये ऑलरेडी सैलरी क्लास जो है ये एट सोर्स इनकी तनख्वाह कट जाती है, उससे टैक्स कट जाता है। और ये किसी तरीके से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप और आपके सामीन समझें कि तनख्वाहदार के अलावा बाकी जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पास कैपेसिटी टू पास ऑन है। यानी कि आप उन पे जो भी टैक्स लगाएंगे, चाहे लेट्स से एक डॉक्टर है, अगर उस पर आप टैक्स लगाएंगे या वकील के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो वो पास ऑन कर देगा अपने क्लाइंट को। इसी तरह जब आप दुकानदार पे टैक्स लगाएंगे वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा। आप डिस्ट्रीब्यूटर पे टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्टर पे, इंपोर्टर पे, दे हैव अ कैपेसिटी टू पास ऑन। तनख्वाहदार अपने मालिक के पास जाके ये नहीं कह सकता जनाबे अली कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। अब इसके अंदर भी किया ये है कि हम ऑलरेडी तनख्वाहदार जो है वो 326 अरब कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द ग्रेटर कॉज ऑफ दिस कंट्री, और वो इसमें बड़े खुश हैं बिकॉज वो इस कंट्रीब्यूशन को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इससे भागना नहीं चाहते। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि जितना टैक्स एक तनख्वाहदार देता है, क्या उसका 10% भी बाकी सारे सेगमेंट दे रहे हैं? जब वो 10% दे देंगे तो आप हमारा टैक्स बढ़ा दीजिएगा। और इस दफा भी ये हुआ है कि बड़े तरीके के साथ, सलीके के साथ तनख्वाहदार के ऊपर जो टैक्स बर्डन है, मेरी रफ एस्टिमेशन के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए का बर्डन तनख्वाहदार के ऊपर और डाल दिया गया है। पहले 6 मिलियन के ऊपर 35% की स्लैब लागू होती थी, जिसको कम करके 41 लाख रुपए सालाना इनकम के ऊपर ले जाया गया है। पहले जहां जिस बेचारा जो 1 लाख रुपए महीने का कमाता है वो 2.5% टैक्स देता था, अब वो 5% टैक्स देगा। तो इसी पे सॉरी, आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैं कुछ आपसे सवाल करना चाह रही थी। तालिब साहब आप कंप्लीट कीजिए, फिर I'll just come to my question। आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, I'll come to you। So the point I'm trying to make is, देखिए इक्विटेबल टैक्सेशन जो है वो दुनिया में एक सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि हम इनकम टैक्स को मिक्स करते हैं पेरोल टैक्सेशन के साथ। ये जो पेरोल टैक्सेशन है, इस दफा कोशिश की औरंगजेब साहब ने कि पेरोल टैक्सेशन को थोड़ा सा अलग रखें बाकी इनकम स्लैब्स के साथ। हमें एक और मैं आपको तशरीह करना चाहता हूं कि लोग ये समझते हैं कि शायद IMF ये कहता है कि तनख्वाहदारों को आप टैक्स एक्स्ट्रा कर दें। IMF तनख्वाहदार को टैक्स करने की बात नहीं करता, मैं आपके सामीन को बताना चाहता हूं। वो इनकम क्लास को टैक्स करने की बात करता है। प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये कि सिर्फ तनख्वाहदार जो है ईमानदारी से टैक्स देता है और वो मजबूरी में देता है क्योंकि उसका एक्सपोज कट जाता है। बाकी कोई टैक्स देता ही नहीं। सॉफ्ट टारगेट से ना, अगर देता भी है तो पास ऑन कर देता है। अच्छा तालिब साहब, मैं जो पूछना चाह रही थी वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सैलरीड क्लास है तो ऑलरेडी पिसती जा रही है। मुझे ज़रा ये बताइए, क्योंकि ये जो बात अभी कर रहे हैं, अभी इस दफ़ा भी हमारा 9.4 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट था, 9.2 हम कर सके, और अभी 12.9 ट्रिलियन का जो है वो टैक्स टारगेट है। उसके साथ साथ जो है ये हमें कहा जा रहा है जी इन्फ्लेशन नीचे आएगी। मुझे ये बताइए कि जब इन्हिसार सारा आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे होगा तो ये इन्फ्लेशन नीचे कैसे आएगी, या एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतर कैसे होगी? आपको अगर कुछ समझ में आती है तो मुझे प्लीज समझाइए, मुझे समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहिबा, देखिए इसमें एक जो फंडामेंटल इकोनॉमी का जो रूल है वो ये है कि ये दोनों हैंड इन हैंड नहीं चल सकते। आप 3.5% की ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते अगर आप 3 से 4 हजार अरब रुपए के टैक्सेशन को बढ़ाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है इन्फ्लेशन को। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। उस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में जहां पे जब आप 3000 अरब से ज्यादा का टैक्स बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एक इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा। तो मेरे लिए भी ये एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन को 12% जो रखा गया है, मेरे हिसाब से तकरीबन नामुमकिनात में से एक है। और ये सारे का सारा इनडायरेक्ट, इसमें से डायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो हार्डली 30% है, मेजर बाकी 70% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जिसका सारे का सारा बोझ जो है अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ेगा वो अवामुन नास के ऊपर पड़ेगा, आम आवाम के ऊपर। अगर लेवी बढ़ेगी तो पेट्रोल कौन लेता है? अभी तक हम वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सके कि कौन आदमी जो है वो उसको पेट्रोल को हमें सब्सिडाइज करना है
और किसको नहीं करना है। प्रोटेक्शन नहीं उस पर बिल्कुल किसी किस्म की, वो सबके लिए रिग्रेसिव है। लेवी बढ़ती है तो वो जो 100 रुपए का डलवाता है उस पर भी हिट होती है बराबर, जाके जो एक बड़ी गाड़ी से रखी हुई है महंगी, ब्लैंकेट टैक्स है ना ये इसमें। हाँ, ऐसा ही है, रिग्रेसिव है। तो प्रॉब्लम इज बिल्कुल वजह फरमाया जी। ये अभी यही वाली बात हम कर रहे थे, अभी राना एहसान साहब जब हमारे साथ थे, वेरी थोरो जेंटलमैन, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी उनकी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छे और एक लॉजिक से बात करने वाले हैं। लेकिन यही हम वी फेल टू अंडरस्टैंड, हम उनसे पूछ भी यही रहे थे कि आप जो कह रहे हैं वजीर खजाना ने आज बड़ा टॉल क्लेम कर दिया कि अभी और महंगाई कम होगी, कहाँ से कम होगी? आप PDL बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पे आपने कोई बाई प्रोडक्ट नहीं छोड़ा पेट्रोलियम का, आपने स्लैब्स के ऊपर आपने डबल कर दिया है, जो कि वो खुद कह रहे थे कि ये तो डबल है, लेकिन आप वैसे रियल टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो सिर्फ 1200 रुपए का फर्क है 1 लाख रुपए की तनख्वाह कमाने वाले पर। वो किताबी बातें ज्यादा है ना, किताबी बातें हैं ना। तो आप इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है उससे हम 20% से नीचे नहीं लाएंगे तो महंगाई जो है वो नहीं बढ़ेगी, महंगाई की शरह, वो यानी कि ये किताबी किस्म की बात है। आई टेल यू व्हाट, मुझे तो ये पर्पस शायद समझ आ रहा है कि शायद इनको ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम कम कर देंगे तो शायद सरमायाकारी आ जाएगी, लोकल लोग थोड़े कुछ सरमाया करना शुरू कर देंगे। महंगाई का अंदर तक हीट अप हो जाती है इकोनॉमी ना, उससे वजह इस पे तालिब रिजवी साहब की राय, बट देयर इज ही इज राइट कि इसमें कोई वो नहीं नजर आ रही है। जी, मैं इसमें समझ साहब आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर जो स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा और बड़ा कैलकुलेटेड एक काम किया है, उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट यानी कि 150 बेसिस पॉइंट आपके इंटरेस्ट रेट को नीचे किया है। उससे आपके पास 900 अरब रुपए की फिस्कल स्पेस जो है अवेलेबल हो जाती है। मेरे हिसाब से वो 900 बिलियन की जो 900 अरब की फिस्कल स्पेस है, उसका एक पोर्शन जो है वो अवामुन नास को पास ऑन होना चाहिए था। देखिए, हर 1% की कमी के साथ तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए की फिस्कल स्पेस आएगी। लेकिन देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम जो हमारी ओवरऑल सिचुएशन है, इसके अंदर एकदम से इंटरेस्ट रेट को नीचे नहीं लाया जा सकता। हमारा जो स्टेट बैंक है वो पाकिस्तानी का नहीं, इस रीजन का वन ऑफ द फाइनेस्ट रेगुलेटर में से है, एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से है जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो प्रूडेंट भी हैं। तो दे नो व्हाट दे आर डूइंग। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरी गुजारिश ये है कि आपने इस पूरे टैक्स के अंदर कोई इनकलाबी इकदाम या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं की है। ये सारे वो रूटीन मैटर है जो रूटीन मैटर आपको IMF ने कहा है कि आप करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक वादा किया गया था कि पेंशन के इशू को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हल किया जाएगा। ये पेंशन का इशू कहना बहुत समझ साहब बहुत मामूली सी चीज है। आप पॉलिसी ले तो है, कंट्रीब्यूटरी वो लेके आ रहे हैं पेंशन जो है वो नए भर्ती होने वाले लोग जो हैं उनके लिए होगी। सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि देखिए, पिछले साल ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो पिछले साल हमारे बजट से एलोकेशन थी वो 850 अरब थी। ये इस दफा 1020 अरब रुपए फेडरल लेवल के ऊपर, और इतनी ही तादाद जो है वो एलोकेट करनी पड़ेगी सूबाई हुकूमतों को। तो 2000 अरब रुपए की हमें बजट एलोकेशन करनी पड़ती है पेंशन के नाम। हमारे तरक्याती बजट से जो है वो तकरीबन 25% ज़्यादा जो है हमें पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा पेंशनर्स के ऊपर। ज़रा जो PSDP है 1500 अरब का, वो भी बड़ा अहम है कि उसमें 50% का इजाफा किया गया है, लेकिन अभी भी PSDP का इजाफा तो खैर अच्छी बात है कि चलें कोई डेवलपमेंट में। सबसे जो बड़ा हमारे लिए कंसर्न है ना, वो हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन के कोई इतने अच्छे जराए नहीं है। हम टैक्स तो ऑलरेडी टारगेट है हमारा 12,970 हमने कर दिया है, लेकिन बाकी हमारे पास एक्सपोर्ट्स का या रेमिटेंसेस के वाले से या FDI हमारे मुल्क में आने के वाले से कोई इतनी ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ें उस सूरत में नजर नहीं आ रही है कि आपने 14,000 अरब आपकी जो है वो रेवेन्यू है अगले साल का, और जिसमें से 9,700 अरब आपने कर्जों की अदायगी, कर्जों पे सूद की अदायगी में आपने दे देने, प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं पड़ी है, आपने कर्जों पे सूद की अदायगी में 14,000 अरब में से 9,700 अरब आपने उठा के दे देने। तो ये तो असल मसला जहाँ हम फंसे हुए हैं डेट ट्रैप में। वी होप के अभी जो ये गल्फ कंट्रीज से सारी जो इनकी बातचीत चल रही है वो प्लेजेस से और MOU से मामला आगे बढ़े और कुछ चीज़ें रियलाइज हों वहाँ पर। टू SIFC एक FDI आए, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि आपके पास कमाने के लिए जरिया जो है इसके अलावा कोई नजर नहीं आता। एक्सपोर्ट्स की बात आई थिंक हमारे पिछले सेगमेंट में की थी किसी इकोनॉमिस्ट ने, जो हमारे साथ खाकान नजीब साहब आई थिंक कह रहे थे ना ये वाली बात कि एक्सपोर्ट्स, अदर देन एक्सपोर्ट्स आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेमिटेंस हैं, टू अर्न रेवेन्यू या टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सारे मामला पे स्टेलमेट है। जी बिल्कुल जी डॉक्टर मारिया।
मोना भी जो भी बात कर रहे थे कि SIFC के फोरम से लेट्स होप के कुछ जो है वो मटीरियलाइज करे, और जो गल्फ कंट्रीज़ का आपको याद है अभी सऊदी अरेबिया का जो दौरा भी मनसूख हुआ है उसमें भी ये बताया जा रहा है वो तंग आ गए MOUs देख के। वो कहते हैं जी अब MOUs से कुछ आगे भी करें, आपने अगर MOUs से कुछ आगे करना है तब हम आएंगे, वरना हमें आने का कोई फायदा नहीं है। तो पता नहीं हमारा हाउस इन ऑर्डर कब होगा। सुनते आ रहे हैं ये लो हैंगिंग फ्रूट है, एग्री सेक्टर में वो जो है वो एग्री सेक्टर में बड़े जो है वो इंटरेस्टेड है, माइनिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, बट आगे बात MOUs से बढ़ ही नहीं पा रही है। तो लेट्स जस्ट होप दैट वी क्रॉस दैट ब्रिज फाइनली। वो जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हमें बड़ा काम करने की जरूरत है कि जिन सऊदीज ने पहले यहाँ पैसा लगाया है वो क्या कमा के ले गए। मसलन मैं अगर बात करूँ, छोटी सी मिसाल दूँ, केई के अंदर जिन लोगों ने की थी इन्वेस्टमेंट की थी कैश पावर केई में अलजुमे वालों ने, वो उन्हें डिविडेंड नहीं मिले, वो बिकनी थी केई इनको शंघाई को, आप शंघाई नहीं खरीद रही तो उनका पैसा फंसा हुआ है। बहरहाल अली परवेज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्टेट मिनिस्टर फॉर इकॉनमी, मीशत के ऊपर हैं, रेवेन्यू के ऊपर। अली परवेज़ मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। सर ये बताएं कि सबसे पहले तो ज़रा टैक्सेशन के ऊपर हमें बता दें कि आपने टैक्सेस का हदफ तो आपने रखा है, आपने बढ़ा दिया है ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का, तो हमारा कंसर्न सबका यही है कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर तो आपको मजीद जो है, यानी कि ऑलरेडी जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद बर्डनाइज तो उन्हें नहीं करने जा रहे आप, क्योंकि अभी FBI नहीं उसकी। देखें समर साहब, गुजारिश ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने ना जब ये बजटरी एक्सरसाइज शुरू हुई थी तो उनकी तरफ से कुछ असूल इस सारी की सारी माशी टीम को कन्वे किए गए थे, जिनमें से एक बुनियादी नुक्ता ये था कि हमने जो तनख्वाहदार तबका है जो पिछले चंद सालों के अंदर महंगाई की वजह से बुरी तरह पिस चुका है, उसको जिस हद तक हो सके हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इसके साथ साथ हमने वल्नरेबल सेगमेंट्स जो हैं, जो आप जानते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर तरीन लोग हैं, उनको हमने किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये वो दूसरा तकाजा था जो उनका माशी टीम के लिए हिदायत थी। तीसरा ये था कि हमने डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी की तरफ हर किस्म की कोशिश करनी है और हमने पैसा फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ लेके आना है। और एक और असूल और जो हमें हिदायत कन्वे की गई थी कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, सारी आमदनियों को अपनी टैक्सेशन की फोल्ड में लाना चाहिए ताकि किसी एक सेगमेंट के ऊपर उसके ऊपर कोई अनफेयरली ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो अगर आप इन 4-5 प्रिंसिपल्स के ऊपर इस बजट को देखेंगे तो बिल्कुल मेरा ख्याल है काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अब जो तनख्वाहदार तबके की बात करें, इसमें 2 कंसर्न्स थे। वो ये था कि जी जिस किस्म की सोशल मीडिया के अंदर कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर अगर आपने रेटों की जो आपने बाज़गश्त सुनी हो तो वो ये था कि शायद 45% की हद तक सैलरी स्लैब को या सैलरी के टैक्स रेट को चेंज किया जा रहा है, तो उसके अंदर बिल्कुल कोई चेंज नहीं की गई क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का एहसास था कि टैलेंट को रिटेन करना पाकिस्तान के अंदर नहायत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपने स्लैब के अंदर कोई बड़ी तब्दीली नहीं देखी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें जो कम तरीन जो लोग जिनकी 1 लाख रुपए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, महीने की तनख्वाह है, उनके ऊपर भी जो टैक्स बोझ जो बढ़ा है उसका भी अगर आप क्वांटम देखें तो 1000-1500 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो हमारी तो कोशिश थी कि ये भी ना हो, पर इसके साथ साथ जिस हद तक हम बंद बांध सकते थे हमने कोशिश की और मेरे ख्याल से एक डिसेंट एफर्ट, डिसेंट प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन हुई है इस बजट के जरिए। कुछ देर पहले आपके ज्वाइन करने से पहले स्टूडियो में डिस्कशन हमारी ये चल रही थी ट्रांसमिशन के अंदर कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आप काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, ये लेवी भी गालिबन 20 रुपये मजीद बढ़ाई जा रही है पेट्रोलियम के ऊपर, तो इससे तो जो है अवाम को बड़ी हिट पड़ेगी, महंगाई से ऊपर जाएगी। तो आपका जो हदफ है महंगाई नीचे लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? देखिए मेरी गुजारिश इस तरह से समर साहब कि ये अभी मेरे ख्याल से 16 तारीख को प्राइसें जो हैं वो ओगरा रीडिटर्मिन करने जा रहा है और आपको खुद पता चल जाएगा। ये जो मेजर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पीडीएल के अंदर हमने गुंजाइश, क्योंकि वो 60 रुपए की सीलिंग हिट कर चुका हुआ है, सिर्फ वो गुंजाइश पैदा की है। आपको खुद पता चल जाएगा शहबाज शरीफ साहब उसको बढ़ाने के मूड में हैं कि नहीं है, या हुकूमत का क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस होगी। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि देखें हमारी जो माशी हकीकतें हैं उनको भी प्लीज जहन में रखें। पाकिस्तान के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है 70 साल का, जिसके अंदर IMF और हमारे जो बाकी के जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहते हैं कि आप हमसे इस्लाहात की बात करते हैं, आप हमसे टैक्स वाइडनिंग की बात करते हैं, पर उसका एंड के अंदर जाके रिजल्ट कोई नहीं निकलता। तो ये जो हमने मेजर एक प्रपोज किया है इसको सिर्फ एक एज ए बैकस्टॉप अरेंजमेंट के तौर पर रखा है और अल्लाह ना करे हमें इसके ऊपर रिलाई करना पड़े। शहबाज शरीफ साहब का अभी या इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि आप इन टैक्सेशन के मेजर
मेजर्स के ऊपर अभी आप पीडीएल को बढ़ाने के ऊपर जाएंगे और 16 तारीख को आपको इसका जवाब अमली तौर पे मिल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी फिस्कल स्लिपेजेस होती हैं, किसी जगह के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होती, आपका किसी जगह के ऊपर कोई स्टे आ जाता है, जैसा कि आपने देखा सुपर टैक्स की इंपोजिशन के अंदर पिछले साल से आज तक स्टे चल रहा है। आप जानते हैं 7E की टैक्सेशन के ऊपर आज तक स्टे चल रहा है। अगर इस किस्म की कोई स्लिपेजेस हुई तो हम IMF के साथ अपनी रिलेशनशिप, अपनी शराकतदारी को रिस्क नहीं कर सकते। तो सिर्फ ये गुंजाइश पैदा की गई है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं, हमारी आखिरी हद तक कोशिश होगी कि डायरेक्ट रेवेन्यू मेजर्स के ऊपर इन्हिसार किया जाए, हमें उन चीजों के ऊपर इन्हिसार किया जाए जिसके अंदर लोग स्पेकुलेटिव हमें ट्रांसलेशन में मेहरबानी कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर मारिया कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं आपसे? अली भाई, ये भी नजर आएगी कि लोग बात करते थे कि 1% से शायद स्टेट टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं, हमने कतई नहीं बढ़ाया। तो हम इंशाल्लाह ताला डायरेक्ट मेजर्स के ऊपर किसी के ऊपर अनफेयरली रिग्रेसिव टैक्सेशन के जरिए बोझ नहीं डालेंगे। अच्छा अली साहब, क्योंकि पावर सेक्टर भी आपके अंडर आता है और मुझे पता है कि यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस, जब भी आपसे बात हुई है, और अगर ये कहा जाए कि हमारा जो मेरा ख्याल है जो इस वक्त सर्वाइवल है, इकोनॉमी का सर्वाइवल है, वो ऑफ कोर्स डायरेक्टली लिंक्ड है पावर सेक्टर से। 2.3 जो ट्रिलियन है इस पे कर्ब करना था सर्कुलर डेट को, ये कहा था कैप लगा दी जाएगी, वो फिर भी 2.6 ट्रिलियन पे जो है वो पहुंच चुका है। आज भी मैं वजीर खजाना को सुन रही थी, उन्होंने कहा जी हम कैप लगा रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि ये जो है ये इससे ना बढ़े। कौन से ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ विशियस साइकिल। जो हमने अग्रीमेंट साइन किए हुए IPPs के साथ, उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स हमने करनी है, जो मर्जी कर लें। NTDC का निज़ाम अगर आप देख लें, उसमें कोई जो है वो बेहतरी नहीं है। पिल्फरेज देख लें, वहाँ पे कोई जो है वो बेहतरी नहीं है। कुछ वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट बहुत सारी जगहों पे जो है वो हमारे क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे कई जो हैं वो जो पुष्ट बनाई होती है पॉलिटिशियंस की, वहाँ पर भी मौजूद होती है। सवाल यहाँ पे ये है कि इसको बढ़ने से कैसे रोकेंगे, जबकि ऑलरेडी हम उस पर जो है वी आर नॉट, हम उस पर जो हमारा अपना टारगेट था उससे भी हम जो है वो आगे निकल गए हैं। डॉक्टर साहबा, आपकी माशाल्लाह मईशत की कॉम्प्रिहेंशन बहुत से हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे बेहतर है, तो इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक बुनियादी मसला है हमारी मईशत का, जिसकी वजह से शायद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारी एक्सपोर्ट्स उस तरह से फल फूल नहीं रही जिस तरह से उनको दुनिया के अंदर फलना चाहिए। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, इसके लिए देखें 2-3 एफर्ट्स किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब एंड फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्टेटमेंट के अंदर एक दफ़ा फिर इस कमिटमेंट का इजहार दिया कि हम फ्लो जो है, जो एडिशनल डेट की जो एक्यूमुलेशन है, उसको हम गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स के साथ और बेपनाह और जो इंटरवेंशंस के जरिए रोकने की कोशिश करेंगे। मैं उसके ऊपर आपके पास दोबारा 1 सेकंड के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बट दैट कमिटमेंट इज देयर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी थोड़ा सा फ्लो बढ़ा है क्योंकि आपकी गवर्नेंस, जब ये आपकी प्राइसेस बढ़ी हैं और आपकी ये सारा कुछ हुआ है, तो चोरी के ऊपर भी शायद उस किस्म से हम कंट्रोल नहीं कर सके, जिसकी वजह से बोर्ड्स को भी तब्दील किया जा रहा है। इसके बाद वहां पे नॉन पेमेंट का भी बहुत बड़ा मामला चल रहा है। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन के बहुत बड़े इश्यूज हैं कि आपके पास सस्ती बिजली साउथ के अंदर मौजूद है, बट आपके पास जो साउथ टू नॉर्थ ट्रांसमिशन है उसको ट्रांसमिट करने के आपके पास लाइंस मौजूद नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम इस्तेमाल करते हुए और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पावर सेक्टर एंड उसके ऊपर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाते हुए हम कोशिश करेंगे कि अपनी ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। इसके साथ साथ हमने जो सब्सिडीज की एलोकेशन है, अगर आप सब्सिडीज का बजट भी देखें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन मेरे ख्याल से 1000 अरब से ज्यादा की एलोकेशन पावर सेक्टर के लिए है, और इसके अंदर खास तौर पे उन लोगों के लिए जो आप जानती हैं कि कमजोर तरीन लोग हैं, जो प्रोटेक्टेड सेगमेंट्स जिनको कहते हैं, जो 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो जिनकी शायद माशी तकलीफ पीछे महंगाई की वजह से बेपनाह बढ़ चुकी है, उनके लिए भी हमने प्रायोरिटी। जी सॉरी, आप बात करी थी कुछ सर, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जरा मेहरबानी कुरैशी साहिबा को भी हम वेलकम करेंगे ट्रांसमिशन में। मेहरबानी कुरैशी साहिबा, ओवरऑल तहरीक इंसाफ की क्या टेक है बजट के हवाले से? वैसे तो आज अप्रोच था नेशनल असम्बली में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था कि वज़ीर ख़जाना को जो है वो हेडफोन यूज़ करना पड़ते। एहतजाज आपने किया, ओवरऑल तरीके से आप कैसे देख रही है बजट को?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में एक लैक लस्टर बजट, नो क्रिएटिविटी शोन, नो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई विल पावर भी दिखाई दे रही है हुकूमत की तरफ से मुश्किल फैसले करने की जो कि रिफॉर्म से रिलेटेड है। अभी भी ये कह रहे हैं कि टैक्स नेट वाइडन करेंगे, मगर इसमें तो सिर्फ जहाँ पे हमें वाइडनिंग दिख रही है, बात कर रहे हैं डिजिटाइजेशन की और उससे टैक्स नेट को वाइडन करने की, मगर हमने अभी तक तो सिर्फ यही देखा है कि टैक्स स्लैब जो है 35% से फॉर द हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब वो 45% पे चला गया है। इसमें सवाल तो सबसे बुनियादी ये बनता है कि आप लोगों को आप उनको रिटर्न में दे क्या रहे हैं? एक फायरवॉल, उसके अलावा आप क्या प्रोवाइड करते हैं सहूलत? ना सिक्योरिटी, ना हकूक, ना पानी, ना बिजली, ना गैस की फराहमी। इस वक्त तो पाकिस्तान में टैक्स के बदले में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब आप 18% कर देंगे जीएसटी अक्रॉस मोस्ट सब्जेक्ट्स, तो उससे इनडायरेक्ट टैक्स ही बढ़ रहा है ना, और वो आवाम पर बढ़ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही अभी भी कि ये कहाँ से कह रहे हैं कि ये पसमानदा तबके को किस तरह रिलीफ दे रहे हैं। पेट्रोल की लेवी आपने देखा उन्होंने बढ़ा दी है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उससे आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो कम्यूट करने की कॉस्ट है, जो आम आदमी बस लेके काम पे जाता है उस पर भी उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। जो वो खाना खरीदता है वो भी ट्रांसपोर्ट होके आता है तो खाना भी महंगा होगा, खाने की अशिया भी महंगी होंगी, हर चीज तो महंगाई की तरफ जा रही है। तो मैं तो अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही है कि रिलीफ है कहाँ पर। जी अली, रिलीफ कहाँ है? जी माशाल्लाह, मैडम ने भरपूर सियासी गुफ्तगू तो की है। मैं इनके वालिद का एहतराम करता हूँ, इनके भाई के साथ मेरा अपना ताल्लुक है। मैं गुजारिश सिर्फ इतनी सी करूंगा कि मैडम मुझे ये बता दें कि सैलरी क्लास का बजट कहाँ पे 45% हुआ है? वहां पे तो स्लैब चेंज नहीं हुई। तो अगर काइंडली बजट पढ़ लेती और फिर कमेंट्री करती तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर हम यहाँ पे कोई बहस चला लेते। अब जहां तक पीडीएल का मामला है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो बैकस्टॉप अरेंजमेंट के तहत उसको वहां पे रूम क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे आज आप मैक्सड आउट है 60 रुपए पर लीटर पे, और आज भी खित्ते के अंदर सबसे सस्ता पेट्रोल। सर जो सीलिंग है 60 रुपए की, वो पूरे 60 आप रिसीव भी कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है सीलिंग अगर आप अस्सी कर देंगे तो 80 रिसीव नहीं होंगे? जी माशाल्लाह। और उसके साथ जो पीटीआई की हुकूमत के अंदर जो 18% सेल टैक्स था वो आज 0% पे है, और 60 रुपए ये भी ले रहे थे। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि पीडीएल का हेडरूम क्रिएट कर देने का मतलब ये नहीं है कि पीडीएल 80 रुपए बढ़ रही है। इन मैडम को इनका जवाब 16 तारीख को जो ओगरा प्राइस डिटर्मिनेशन करेगा उसके अंदर खुद ब खुद ही मिल जाएगा। तो गुजारिश ये है कि हमने जो पीडीएल के अंदर रूम क्रिएट किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इंडिया से सस्ता है, श्रीलंका से सस्ता है, बांग्लादेश से सस्ता है, वो सिर्फ एक बैकस्टॉप के तौर पे किया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह फिस्कल स्लिपेजेस आती हैं, हमारा आईएमएफ के साथ जो शिराकतदारी है वो किसी जगह खतरे में ना पड़े। पर जो लोग फोन पे आपको आईएमएफ के साथ डिफॉल्ट इंजीनियर करने में पकड़े जाएं, जो यहाँ पे आईएमएफ के दफ्तर के बाहर इत्तेजाज करते हुए पकड़े जाएं, जो यहाँ पे अनफंडेड सब्सिडीज के जरिए पाकिस्तान के डिफॉल्ट इंजीनियर करने की कोशिश करें, आप उनसे किस किस्म की यहाँ पे संजीदा गुफ्तगू और लैक लस्टर बजट के बारे में यहाँ पे कॉमेंट्री करवा रहे हैं? मेरी तो समझ नहीं आ रहा। गुजारिश आगे बढ़ते all effort is being made मेरे ख्याल में to bring the informal sector into the documentation की fold, एंड उसके ऊपर हम भरपूर काविश जारी रखेंगे एंड इसका रिजल्ट आपको वक्त के साथ साथ नजर आ जाएगा। मेहरबानी साहब। नहीं जी, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहती हूँ मलिक साहब को, बेशक वो बिल्कुल इज्जत करते होंगे तो मेरा नाम भी इज्जत से ले लीजिए। मेरा नाम मेहर बानो कुरैशी है, आपको मुझे मैडम कह के पुकारने की जरूरत नहीं। और सियासी गुफ्तगू इस वक्त आप कर रहे हैं सर, आपका काम है, इस वक्त आपने बजट दिया है, आप अपने बजट को डिफेंड करें। आप माजी में मत जाइए, आप तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू ना कीजिए, आप हमारी संजीदगी को छोड़ दें, आप अपनी संजीदगी दिखाएं। आप ये दिखाएं कि आपने इस वक्त आपके बजट में आप आईटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, आप उसके लिए पैसे भी मुख्तसर किए हैं। यकीनन आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में आपकी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो। तो मुझे सिर्फ ये जवाब दे दीजिए कि वो आप किस तरह करेंगे जब आपने पाकिस्तान में इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि पिछले 4 महीने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर कदगन है। अब आप खुशखबरी में एक फायरवॉल लेकर आ रहे हैं जिसका बुनियादी मकसद है, एंड आई कोट फ्रॉम अ गवर्नमेंट सोर्स जो कि अखबार में लिखा था,
था, टू निप द इविल इन द बड एंड टू लोकेट पीपल। आप बेसिकली नॉट एक जमहूरी रवैया नहीं दिखा रहे, आप लोगों को अपनी मनपसंद के फिल्टर्स लगाकर लोगों को मजीद ज़दोकोब करेंगे। क्या ये है वो सूरत हाल? क्या ये है वो एनवायरनमेंट कि जिससे आईटीज एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगी, जिससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जिससे लोगों को लगेगा कि यही वो मुल्क है जिसमें हम सरमायाकारी कर सकते हैं? और मेरा एक और सवाल है इनके लिए, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच मेहर बानो कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया प्रोग्राम में, ट्रांसमिशन में। अली परवेज़ मलिक साहब आपको ऐड करना चाहते थे इससे पहले कि मैं उनकी तरफ मेहर बानो कुरैशी साहब की तरफ जा रहा था, तो बल्कि मोना का एक सवाल था वो जरा ले ले फिर आगे बढ़ते हैं। जी हेलो अली साहब, हैप्पी टू हैव यू ऑन द ट्रांसमिशन। ये आपने जो एक बात की, ये 35% वाली के जो रिपोर्ट्स चल रही थी वो बहुत ज़्यादा मनफी थी, और उनके कंपैरिजन में हमने उतना बड़ा धचका नहीं दिया सैलरी क्लास को। ये इतनी बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ये रिपोर्ट्स को माइनस कर दें तो अभी भी हमने ज़ाहिर है डबल है, क्योंकि राना एहसान साहब ये रीआइटरेट करके गए हैं कि जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, जहां वो 1250 रुपये टैक्स दे रहा था, उसको अब 2500 रुपये टैक्स देना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर अदर हायर स्लैब्स। तो अल्टीमेटली तो जो स्क्वीज इन हो रहा है वो वही सैलरी क्लास का तबका है। एक तो इसका जवाब दे दें, माइनस द रिपोर्ट्स। आप ठीक है, अगर आप रिपोर्ट्स के हिसाब से चलेंगे कि जी रिपोर्ट्स तो और ज्यादा मनफी थी, शुक्र करें हमने उससे कम किया है, तो दिस इज नॉट टू गुड एन आर्ग्यूमेंट। एक आपसे ये अर्ज है, दूसरा ये कि प्रोविंशियल नॉट, आप ठीक कह रही हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, मेरी अर्ज सुने जी। मैंने आपसे कह रहा हूं का सवाल ले लें अली साहब, सिर्फ एक बेयर विद मी फॉर अ मिनट। मैं प्रोविंशियल मामले पे कर रही थी, क्योंकि आपने कहा था कि 1% जो है वो सिर्फ देते हैं सारे सूबे, तो ये परसेंटेज बढ़नी पड़ेगी हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन में। द पॉइंट इज कि ये आप किस तरह से बढ़ाएंगे, क्या ताउन आप एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि जो फ्रेंडली सूबा है आपके इत्तेहादियों का सूबा यानी सिंध, वो भी आज जो आपसे अपसेट थे, वो मतलब वो मनाजिर तो पूरे दुनिया ने देखे हैं, कौम ने देखे हैं। तो आप व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम केपी, व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सिंध एज फार एज कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन इज कंसर्न्ड इन दिस रिगार्ड? आप ये बहुत उन चीज़ों की तरफ आप नहीं जा रहे जो कि अचीवेबल ही नहीं है, या बिल्कुल आप समझे ख्याली पुलाव के जुमरे में आती हैं शायद? सही जी। अच्छा, मैं आपके मुना सवाल पे आने से पहले सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि मेहर बानो साहिबा जो गुफ्तगू करके गई ना, उन्होंने आईटी का क्योंकि अब बेड़ा पकड़ लिया, जब उनको 45% टैक्स रेट नहीं मिला, तो मैं गुजारिश ये करूंगा सिस्टम्स जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट्स का इदारा यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है, उसके बाद नेटसोल यहाँ पे मौजूद है, उनकी कंसल्टेशन के साथ जो मेजर्स उन्होंने बताए थे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, जरा उनके अफसरान को फोन करके पूछिएगा क्या इस बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंटेड हैं कि नहीं है, एंड आई विल लीव दैट डिस्कशन देयर। ठीक है, तो काइंडली उनसे वहां पे पूछ लीजिएगा। बाकी वो 45% का मुझे बता के नहीं कि कौन से स्लैब पे रेट लगा। अच्छा, अब जो आपने मोना बात की, ठीक है, गुजारिश ये है कि हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है ना, जो आप जैसे लोगों का है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। तो मनफी रिपोर्टिंग या अच्छी रिपोर्टिंग, उसके ऊपर मैंने कोई बात ही नहीं की। मैंने तो आपसे कहा कि उसमें कोई चेंज नहीं है। जिस बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसके ऊपर इजाफी लोड जो है वो 1000 रुपए का आया है। तो आप इसको समझती हैं कि वो अनबेरेबल है? मेरे ख्याल से आई हैड अटेम्प्टेड एंड द गवर्नमेंट हैड अटेम्प्टेड कि ये भी ना हो, पर मेरा ख्याल से 1000 का एडिशनल लोड जब उनकी तनख्वाहें 20-20, 25% बढ़ाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से समथिंग दैट पाकिस्तान कैन लिव विद। वो सरकारी मुलाजमीन की बढ़ रही है, प्राइवेट मुलाजमीन की नहीं बढ़ रही। भाई चले, बहुत शुक्रिया आपका अली परवेज़ मलिक साहब, आपने हमें सही है सर, आपने अपनी कीमती इनपुट दी प्राइम में, ट्रांसमिशन में, आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं ट्रांसमिशन में आगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब। मिफ्ताह इस्माइल साहब, आज का जो बजट है वो आपकी नज़र में कैसा बजट था, और अगर आप वज़ीर ख़ज़ाना होते तो कितना डिफरेंट होता आपका बजट, मौजूदा बजट जो आज दिया गया, पेश किया गया, उससे? देखिए, मैं अगर एक लाइन में समराइज करूं तो ये समझूंगा कि ये जो मुल्क को ज़रूरत थी, या जो एक मौका था इस हुकूमत को, पहला बजट दे रही थी अपनी हुकूमत का, उसका एक नादिर मौका ज़ाया कर दिया। और जो ज़रूरत है हमारे मुल्क को, जिन इस्लाहात की ज़रूरत है, जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो रिफॉर्म्स करने में हम नाक़िस रहे या नाकाम रहे। हमने बात की थी, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने खुद फरमाया था जब हुकूमत में आए थे ये, कि हमको टैक्स नेट को वाइडन करना है।
हमको टैक्स रेट को कम करना है और हमको हुकूमत के फुटप्रिंट को कम करना है, एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। और मैं समझता हूँ कि उनकी ये सोच है, लेकिन उनको हुकूमत ने और वज़ीर आज़म ने इजाज़त नहीं दी उस चीज़ की। तो आप देखें कि हमने बात सुन रहे थे कि रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन कोई नहीं लगा। वो एक वॉलंटरी स्कीम है जिस पे कोई आ गया सो आ गया। उसकी जगह आपने मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर 2.5%, 2.25% टैक्स लगा दिया है विद होल्डिंग, और वो बेसिकली बिकम्स एन इनकम टैक्स। मैन्युफैक्चरर्स खुद टैक्स नहीं देते, कुछ दिनों के अंदर ये प्राइसेस में एडजस्ट कर लेंगे तो आपकी कीमतें जो है वो 2-2% से बढ़ जाएंगी। दूसरा इन्होंने टैक्स लगा दिया, दूसरा इन्होंने 20 रुपए लेवी लगा दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तीसरी इन्होंने जो है वो दवाइयों के ऊपर सेल टैक्स की एग्जाम्पशन थी, उसको ख़त्म किया है, मेडिसिन के ऊपर भी और मिल्क पाउडर वगैरह के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर तो इसका भी इफेक्ट आएगा। लेकिन जो ताकतवर तबकात थे, एग्रीकल्चर या प्रॉपर्टी, जो जिसका टैक्स सूबे के पास है, और जो लोग समझ रहे थे कि हुकूमत जो है वो सूबों के साथ बैठकर ये टैक्स ले लेगी वापस उनसे, ताकि ये, क्योंकि सूबे तो वो टैक्स जमा ही नहीं करते। प्रॉपर्टी के पूरे पाकिस्तान में 8 अरब रुपया सिर्फ जमा किया है, सिर्फ बॉम्बे शहर ने 1.5 जमा किया है। तो वफाक वो 200-400 अरब रुपए का टैक्स होता, वो भी नहीं करा इन्होंने। तो आपने टैक्स को वाइडन नहीं किया, आपने टैक्स को टैक्स रेट्स तो ज़ाहिर है कम नहीं किया आपने। जो नौकरी पेश हो गए उसका आपने हाईएस्ट स्लैब नहीं बढ़ाया, ये बात दुरुस्त है, 35 ही रहने दिया, लेकिन बीच के स्लैब्स बढ़ा दिए। तो जो 5 लाख रुपए वाला कमा रहा था और पहले वो 15% से दे रहा था, वो 20% पे देगा, मिसाल के तौर पे। वो इस तरह इन्होंने गेम कर लिया। और तो ये जो प्रेशर आएगा ये मिडिल क्लासेस के ऊपर ही आएगा। और कोई ऐसी चीज यानी कि आपकी राय में ये महंगाई बढ़ेगी, ये जो मैयत बजट के अंदर ली गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो कह रहे 12% पे लेके आएंगे, लेकिन लग रहा है कि बढ़ेगी इससे। देखिए, पिछले महीने 11% महंगाई हुई है, तो मतलब महंगाई थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमें को खुश होना चाहिए और हुकूमत को भी इसमें इसकी तारीफ करनी चाहिए, शाबाश देनी चाहिए। हम 13.5% का ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई होगी। अगर तो ये बिजली और गैस जो है वो भी एक IMF की कंडीशन है कि बिजली और गैस की एनुअल रीबेसिंग करो, अगर वो भी की जाएगी तो फिर ये चीज़ें भी महंगी होंगी, बिजली और गैस, तो फिर शायद महंगाई कंट्रोल नहीं हो। लेकिन अगर ये मिसाल के तौर पे 1400 अरब रुपया इन्होंने रखा है PSDP में, उसके अलावा 200 अरब रुपया इन्होंने रखा है कि SOEs डालेंगी, और 100 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, अगर ये 1700 अरब रुपया खर्च नहीं कर रहे होते और तकरीबन 2100 अरब रुपया सूबे नहीं खर्च कर रहे होते, 3800 अरब रुपए, और तो इससे खसारा भी कम होता, हमारे ऊपर टैक्स भी कम होते। 75 अरब रुपए इस बजट में रखे गए हैं MNAs की स्कीम के लिए, 75 अरब रुपए, हर MNA को 50 करोड़ रुपए, जो पीपल्स पार्टी और नून के हैं। सूबे जो हैं वो 1-1 अरब रुपया देते हैं अपने MPs को, बलूचिस्तान में इससे भी ज्यादा मिलता है, 1-1 अरब रुपया साल का। तो आप 600-650 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं MNAs और MPs के स्कीमों के ऊपर, उनकी झोली में डाल रहे हैं ये स्कीमें, और ये आप बोल रहे हैं कि अच्छा तुम दवाई के ऊपर सेल टैक्स दो, हम वो तो 600 अरब रुपया तुमको के लोगों को देंगे, लेकिन आप यूं करो कि जब दूध का पाउडर खरीदो, मिल्क पाउडर खरीदो, तो आपको सेल टैक्स देना होगा, आप जब पेट्रोल खरीदोगे तो आपको लेवी ज्यादा देनी होगी। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी जाती है। डॉक्टर मारिया कुछ सवाल करना चाहिए आपसे। अच्छा जी मिफ्ता भाई, ये बताइए कि अभी जिस तरह जो ये जितना बजट का हुजम है उससे आधा ऑलमोस्ट अगर आप देख लें तो सूदगी में जो है वो जा रहा है। इसमें आपके पास बचता कितना है, कितना आपके पास जो है वो आके बाकी चीज़ों के लिए रह जाता है, दैट्स अ नो ब्रेनर। हैविंग सेड दैट, इस पे बार बार एक डिबेट आती है कि जो NFC है उसको रिवाइज होना चाहिए, NFC का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज होना चाहिए। योर टेक ऑन दिस? डॉक्टर साहब देखें, ये अगर नहीं करेंगे ना आज तो कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे तो परसों करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन ये करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पाकिस्तान के जो अबतर हाल हुए 10-12 सालों में, पिछले 15 सालों में, वो हुआ ही NFC की वजह से। आपने क्या किया है कि वफाक को दिवालिये के पास खड़ा कर दिया ला के, तो वफाक हर साल ज़्यादा बोरो करती है, उससे महंगाई होती है। आप देख लीजिए महंगाई क्या पाकिस्तान में बढ़ी हुई है आजकल, और वफाक जो है वो बोरो करती है, उससे महंगाई होती है। वफाक बैंकों से बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, इस साल आपकी लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट हुई है। तो ये आपको कभी ना कभी आगे चेंज करना पड़ेगा। आप सोचें, दबा के बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, ये सब मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं, हम इधर इतना पीछे रह गए। तो हमको ये समझना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं हमारी हुक्मरानी में नुक्स है। नहीं तो 1990 की दिहाई में हम हिंदुस्तान से आगे थे, हम बांग्लादेश कितने आगे थे। तो Because you've been on both sides of the divide. यहाँ पे इम्पेडिमेंट कहाँ आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? मतलब सूबों, मतलब अगर देखा जाए, कहा जाता है पीपल्स, जी
पॉलिटिकल विल, देखिए नोबडी डिसलाइक्स मनी। पंजाब ऑल्सो, आई मीन हम सिंध को बार बार ही कहते हैं कि सिंध मना करेगा, सिंध मना करेगा। देख लीजिए पंजाब ने कितनी मरतबा आपको कहा कि ले लो पैसे। पंजाब भी लड़ाई करता है। जो पूरा आपने जो हाइडल प्रॉफिट्स देते थे सूबों को, कोई नहीं देता था जब तक कि पंजाब ने गाजी बरोथा नहीं बनाया। उससे पहले ना मुशर्रफ साहब ने दिया ना जरदारी साहब ने दिया, लेकिन जब गाजी बरोथा बनाया तो शहबाज शरीफ ने इंसिस्ट किया तो आपने उनको दिया, तो फिर आपको तरवेला को भी देना पड़ा, फिर मंगला को भी देना पड़ा। तो कोई सूबा नहीं छोड़ता है। तो ये सिर्फ सिंध की बात ना करें, हर सूबे के अंदर वाफर पैसे हैं, हर सूबे के अंदर बेदरेग पैसे होते हैं। वो कोई स्कीमें कर रहे होते हैं, कभी मोटरसाइकिलें दे दी, कभी लैपटॉप दे दिए, कहीं कनाल की लाइनिंग करा दी। 3000 स्कूलें बलूचिस्तान में बनी हैं 2013 के बाद, उसमें से 2700 गोश्त स्कूल्स हैं, 2700 गोश्त स्कूल हैं। और हमने जो इनको इस साल जो है आप इनको 7,600 अरब रुपया देंगी। व्हाट डू यू गेट फॉर दैट? आपका सिंध पाकिस्तान के अंदर 50% से ज्यादा बच्चा तो गवर्नमेंट स्कूल में जाता नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चे हैं आपके, वो मैथ और साइंस दोनों फेल होते हैं। तो आप ये पैसे से फायदा क्या हो रहा है? मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं सोनिया की बात कर रहा हूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मुझे शाजिया भरी साहब उनका एक मैं पूछ लूँ, पीपल्स पार्टी ने आज शिरकत नहीं की बजट के इजलास के अंदर। क्या बजट पास जब होगा 28 तारीख को तो उसमें भी पीपल्स पार्टी नहीं होगी? ये जो बाइकआउट कब तक जारी रहेगा? शाजिया भरी साहब बताइएगा कि क्या प्लान है पीपल्स पार्टी का? आज क्यों आप बजट सेशन में नहीं आए और क्या ये मुस्तकिल बाइकआउट है या सिर्फ आज तक है? राब्ता हमारा करता हुआ शाजिया भरी साहब से। जी मिफ्ता इस्माइल साहब, आप मुझे ये बताएं, एक और जो अहम मामला है वो है ओवरऑल पाकिस्तान का जो बड़ा मसला है वो हमारा आधे से ज़्यादा जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारा जो हम सूद हमने देना होता है, जो हमने कर्जे ले रखे हैं उनके ऊपर। आज भी हमने जो बजट पेश किया उसमें 9,700 अरब रुपए हमने कर्जों पर सूद की अदायगी में हमारा चला जाएगा। जो हमारा रेवेन्यू वो है जनाब टोटल 14,000 अरब, यानी उससे निसफ से भी ज़्यादा हमारा निकल जाएगा सूद के ऊपर। तो ये एक जो बड़ा मसला है पाकिस्तान का, असल जो मसला है, इसके हल के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन हमें नज़र कहीं नहीं आ रहा। क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? देखिए इस साल ऑटोमेटिकली स्टेट बैंक ने एक गलती की है। कल 1.5% परसों इंटरेस्ट शरह सूद कम की, उनको ज़्यादा करना चाहा क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो गया है। और जब शरह सूद कम होगी तो हमारी डेट सर्विसिंग कम आएगी। एंड द ओनली वे आउट ऑफ दिस, ये नहीं है कि हम कर्जा देने से इनकार कर दें, द ओनली वे आउट ऑफ दिस इज टू ग्रो आवर इकोनॉमी। इकोनॉमी इतनी बड़ी हो जाए कि हमको टैक्स भी ज़्यादा आना शुरू हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो कर्जा देना मुश्किल ना हो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप कर्जों के बोझ के तले दबे हुए हैं, अगर आपको आपकी आधी से ज्यादा इनकम सूद में सिर्फ देनी हो, तो पहली चीज आप क्या करेंगे? आप पहली चीज करेंगे कि यार मजीद कर्जा नहीं लेंगे नई चीजों के लिए। जो कर्जा वापस देने के लिए कर्जा लेना पड़ता है वो तो ठीक है, लेकिन आप इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान आप सोचें कि ये गए थे चीन, जाके चीन को एक तरफ तो बोलते हैं कि हम आपके कर्जे पिछले दे नहीं सकते, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमको 2100 अरब रुपए दे दो, हमको ट्रेन बनानी है, हमको 600 अरब रुपए दे दो, हमको रोड बनानी है। ओ भाई, इसके पैसे कौन भरेगा? 3 साल बाद जब इसके पैसे आएंगे तो हम और क्राइसिस में आ जाएंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए ना, ये जो सियासी लीडरान है हमारे, कि यार कुछ मुल्क के फायदे के लिए भी कर लो ना कुछ। अब यहाँ पे अवाम 9 करोड़ लोग खाते गुर्बत के नीचे, आप कितना मार डालेंगे इनको? सही है, बहुत शुक्रिया मिफ्ता भाई, आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। शाजिया भरी साहब की तरफ बढ़ते हैं। शाजिया भरी साहब, आपका पीपल्स पार्टी का फैसला था कि बीइंग अहम तरीन इत्तेहादी ऑफ द गवर्नमेंट बजट के इजलास में शिरकत ना करना, वज़ीर ख़जाना की स्पीच का बाइकआउट करना, क्या है इसके पीछे? क्योंकि कुछ देर पहले ही जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं मईशत के ऊपर राना एहसान अफसर साहब, वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना ने परसों बड़ा इन डिटेल, बड़ा ब्रीफली, बड़ा डिटेल में अपने तमाम इत्तेहादियों को जो है बजट के हवाले से ब्रीफ किया है। तो फिर इशू कहाँ पे आ रहा है? बहुत शुक्रिया समर। मेरा ख्याल है जो आपने बात की है, इशू यही है कि आपको अपने साथ जो लोग बैठे हैं, जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें इत्तेहादी कहते हैं तो चले वो भी सही, तो उनको आप ब्रीफ नहीं करते, उनको आप इस पूरे प्रोसेस में साथ लेकर चलते हैं। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और जो हुकूमत में जमात है नून लीग, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो फेडरल PSDP होगा वो प्री अग्रीड होगा, उस पर पहले से इत्तफाक होगा, इत्तफाक राय होगी, और उसी सूरत में हमें ये काबिल कबूल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो आपने फरमाया दुरुस्त है कि नून लीग ने, जो वफाकी हुकूमत है, उसने सिर्फ ब्रीफ किया। अब ये ब्रीफ करने की बात नहीं थी, कि प्री एग्रीमेंट की बात थी, जिसको कि नून लीग ने वायलेट किया। और आज नतीजतन पीपल्स पार्टी को बजट स्पीच से गैर हाजिर रहना पड़ा। हमारी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई,
कल हमारी मीटिंग शुरू हुई, आज हमारी मीटिंग खत्म हुई और मेजॉरिटी मेंबर्स का जो इस वक्त मूड था वो यही था कि इस तमाम सूरत हाल में हमें बजट स्पीच को सुनना मुनासिब नहीं होगा। वैसे बाद में तो आ गए थे, नवीद कमर साहब भी आ गए थे, शायद खुर्शीद शाह साहब भी आ गए थे। वो इसलिए आए थे क्योंकि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, हुकूमत की तरफ से वो तशरीफ लाए थे और वो रिक्वेस्ट की उन्होंने चेयरमैन साहब को कि वो आके बजट में वो बजट स्पीच में बैठे और अश्योर करा रहे थे कि मैं आपके रिजर्वेशन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा या दूर करूंगा, व्हाटएवर वर्ड ही चोज। लेकिन उस पर चेयरमैन साहब ने, ऑब्वियसली हम एक पुरानी मैच्योर जमात है, वैल्यूज है हमारी, तो हमने अपने जो सीनियर चंद एक लोग थे उनको टोकन रिप्रेजेंटेशन के लिए चेयरमैन साहब ने वहाँ भेजा। That's all. शाजिया साहिबा, ये अर्ज है कि क्या ये अश्योरेंस है हुकूमत के पास या PMLN के पास कि आप लोग उनको बजट पास कराने में और बजट के पैसेज में आप लोग मदद देंगे? अल्टीमेट जो सवाल है वो तो ये है कि ग्रीवेंसेस किस हद तक के हैं, या अभी भी आप समझती हैं कि रिजॉल्वेबल हैं और मनाया जा सकता है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, ये अश्योरेंस तो गवर्नमेंट के पास है ना, मतलब हम तो उनकी बात सुन सकते हैं। पहले उन्होंने हमें ये बहुत पहले बजट से जो एग्रीमेंट था कि जी PSDP पर राब्ता मुनक़ता हो गया हमारा शाजिया मरी साहिबा से। जी डॉक्टर मारिया कुछ कहना चाह रही थी? जी मोना, अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने ये तो क्लियर कर दिया है कि हमारा जो बाइकआउट था वो टोकन था, वो सिर्फ आज के इजलास के लिए था, बजट जो है वो मंजूर करवाएंगे। ये बात वैसे क्लैरिटी के साथ हम चाहते हैं कि उनकी तरफ से आ जाए। पार्लियामेंट में 2-3 लोगों से बात हुई थी जब ये पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया, तो मेरी 2-3 लोगों ने सीनियर्स पीपल्स पार्टी की उनसे बात हुई थी। हाँ, वो तो आपकी हद तक इंफॉर्मेशन है। हाँ, कि हमारा जो एक टोकन हमारा जो है ये एहतजाज है, और वो कहते हैं हम बाइकआउट भी नहीं है, ये एक जस्ट एक टोकन एहतजाज है। बजट के पैसेज में हम लोग शिरकत करेंगे, आगे जो जब डिबेट होगी बजट वो तो खैर आई थिंक पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी, और बजट की मंजूरी पे भी पीपल्स पार्टी का जवाब हुकूमत उम्मीद ही कर सकती है कि ऐसा हो। मतलब आप मुझे पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे आप मुझे जवाब दे रहे हैं, हाँ वो आपकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये मैं वैसे बता रही हूँ कि मेरे लिए ये एक मुझे सवाल है, ये अभी भी प्रेसिंग, मैंने इसीलिए उनसे पूछा कि आप क्या अभी भी तसल्ली दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोनाम, आपका आपने ज्वाइन किया ट्रांसमिशन में, डॉक्टर मारिया ने ज्वाइन किया और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की बजट ट्रांसमिशन में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।